साइमा साहिबा घर की चीज़ें देख रही होती हैं। उन्हें मारिया की बचपन की तस्वीरों की एल्बम मिल जाती है। वो दोनों मिलकर उसे देखना शुरू कर देती हैं और पुरानी यादें याद करती हैं। साइमा साहिबा फुल अफसुर्दा हुई होती हैं। फखरी साहब और डॉक्टर गाड़ी पर कहीं दूर जा चुके होते हैं और अचानक उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। फखरी साहब कहते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, आओ पैदल ही कहीं आगे निकल जाते हैं। कहते हैं कि रात हम यहीं गुजारेंगे। दोनों पैदल चलना शुरू कर देते हैं। फखरी साहब को एक घर नज़र आता है। दोनों उसकी छत पे चढ़ जाते हैं और वहीं लेट जाते हैं। फिज़ा को बासित चेक करता है। अब वो नॉर्मल हो जाती है। याले उसे पानी देती है और बासित कहता है कि घर से बाहर निकलो, थोड़ी ठंडी हवा लेते हैं। दोनों घर से बाहर जाकर बैठ जाते हैं और सीढ़ियों में बैठकर कुछ अपने दिल की बात करते हैं। फिज़ा रोना शुरू कर देती है कि उसके बगैर बच्चों का क्या होगा। बासित उसे कहता है कि तुम तसल्ली रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम कहीं नहीं जा रही। फिज़ा फिर भी काबू नहीं आ रही होती। बासित उसे तसल्लियाँ देकर अंदर भेज देता है। फिर वो उसे खुदाफिज करके अंदर चली जाती है। बासित पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। जमील का बॉस पुलिस स्टेशन में बैठा जमील को जलील कर रहा होता है कि तुमने वादा किया था और अब बासित और फिज़ा के साथ तुम गलत हरकत कर रहे हो। जमील उसके साथ बहस करने लग जाता है। इतनी देर में पीछे से एक बंदा आके कहता है कि बाहर बासित आया है। जमील का बॉस बासित को अंदर बुला लेता है और जमील को कहता है तुम यहाँ से जाओ, मैं अकेले में ही बासित से बात करूंगा। बासित जमील के बॉस को आकर समझाता है कि इसमें फिज़ा की कोई गलती नहीं, वो तो एक गैंग के लोग इन सब के पीछे पड़ गए थे जिसमें उमर सबसे बड़ा था। बासित कहता है कि मुझे एक दफ़ा उमर से बात करने दें, मैं ज़रूर सच उगलवा लूँगा और इसमें से फ़िज़ा को निकाल लूँगा। फ़िज़ा को फजूल में फंसाया जा रहा है। जमील का बॉस कहता है कि ठीक है, तुम बात करके देख लो। बासित उमर के पास जाता है। उमर उसको देखकर बहस करना शुरू कर देता है। बासित उसे कहता है यकीनन तुमने ही हरकत की है कि फ़िज़ा के घर से चर्च निकली है। उमर कहता है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, बल्कि ये सब कुछ करा कराया तुम्हारे बाप का है। बासित चौंक जाता है कि उसके बाप का कैसे हुआ। फिर उसे याद आता है कि उसके बाप और उमर की एक दफ़ा मुलाकात हुई थी जब उसने उन दोनों को पकड़ लिया था। तब इन दोनों ने बासित से झूठ बोल दिया था जिस पर बासित को यकीन आ गया था। बासित बाहर निकल के फैसला करता है कि वो अपने बाप से बात करेगा। अपने बाप को कॉल करता है और कहता है कि आपने क्या हरकत की है। उसका बाप मानने से इनकार कर देता है कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर अपने बाप को कहता है कि अब आप खुश होकर आपके दिल को ठंड पहुंच गई। जमील अपनी माँ के साथ बैठा चाय पी रहा होता है। उसकी माँ उसे जलील करती रहती है। बड़े फ़ख्र से बताता है कि किस तरह उसने फिज़ा को जलील किया और उसको जज के सामने पेश होना पड़ा। उसकी माँ कहती है कि तुम इन बातों से अपने दिल को तसल्ली दे सकते हो, मुझे कोई तसल्ली नहीं दे सकते। बासित अपने बाप के ऑफिस के बाहर उनका इंतज़ार कर रहा होता है। वो जैसे ही आते हैं बासित उनसे लड़ना शुरू कर देता है। वो बाहर खड़े होकर ही कहना शुरू कर देता है कि आपकी क्या हरकत है, मैं आपके सारे राज पुलिस को जाकर बता दूंगा। उसका बाप उस पर डर जाता है और वो कहता है कि फिज़ा का केस जल्द से जल्द ख़त्म कराएं। बासित का बाप आखिर कहता है अच्छा ठीक है, अंदर चलो, अंदर बैठकर बात करते हैं। आकर भी बासित अपने बाप को ब्लैकमेल करता रहता है ताकि वो फिज़ा के ऊपर से केस हटवा दें। उसका बाप उसकी सारी बातें एक एक करके मानता जाता है। लॉयर को कॉल करके कहता है कि जो भी केस है उसको संभाले। फिर वो अपने बंदे को अंदर बुलाता है। इतनी देर में बासित बाहर जा चुका होता है। ये कह कर के अगर दोबारा आपने ऐसी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। अपने बंदे को वो भी जलील करता है कि ये तुमने कैसी हरकत करवाई है जिससे सब कुछ बासित को पता चल गया। बासित का बाप उसकी माँ को कॉल करता है। नुकरानी फ़ोन उठाती है। बासित का बाप कहता है कि उसकी माँ को कहो कि उसके पास आखिरी मौका है, बासित को अपनी तरफ करना है तो कर ले। रानी कहती है ठीक है, मैं आपका पैगाम दे दूँगी। फखरी साहब और डॉक्टर उठकर सड़क पर चलना शुरू कर देते हैं। सुबह का वक्त होता है। डॉक्टर कहती है कि लिफ्ट मांग लें। फखरी साहब कहते हैं कि लिफ्ट मांगना तो कोई मसला ही नहीं। फखरी साहब हाथ देना शुरू कर देते हैं लेकिन गाड़ी वाला नहीं रोकता। फखरी साहब एक बाइक वाले को रोकते हैं। दो हैवी बाइक वाले होते हैं, वो दोनों फखरी और डॉक्टर को बिठा लेते हैं और दोनों एक लंबे सफ़र पर निकल जाते हैं। साइमा साहिबा फखरी साहब की यादों में खोई होती हैं। इस दौरान उनको डीलर की कॉल आ जाती है कि आपका घर ख़रीदने के लिए बंदे मिल गए हैं। साइमा साहिबा ये सुनकर परेशान हो जाती हैं और उनका रोना निकल जाता है, लेकिन फिर वो कहती हैं ठीक है। बासित घर पहुंच के फिज़ा को खुशी की खबर सुनाता है कि उसने सारे मामले को हल कर लिया है। अब जमील और उसका बॉस उनके पीछे नहीं पड़ेगा। जमील के बॉस को सब कुछ समझा दिया है और उसका बॉस अब जमील से तुम्हें तलाक भी लेने की मदद करेगा। बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं और तुरान और याले अपने घर चले जाते हैं। मारिया और रहमत बैठे अपना फ्यूचर डिस्कस करते होते हैं। रहमत कहता है वो मारिया की बात नहीं मान सकता। मारिया उससे नाराज़ होकर साइड पर निकल जाती है।
साइड पर फ़रूख और आयशा बैठे होते हैं। आयशा भी फ़रूख को सीधी तरह मुंह नहीं लगा रही होती और फ़रूख को उदास करके चली जाती है। अब रहमत और फ़रूख दोनों एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं और घर की तरफ चल पड़ते हैं। फिज़ा घर पर बैठे काम कर रही होती है तो बासित की माँ आइला बेगम की कॉल आती है। वो उसको कॉल करके उल्टी सीधी बातें करती हैं और उसे कहती हैं कि बासित से कहो मुझे कॉल करे। फिज़ा परेशान हो जाती है। आखिर फिज़ा बासित को कॉल करके कहती है कि उसकी माँ की कॉल आई थी, वो बात कर ले। फिर इस पर चौंक जाता है कि उसकी माँ ने फिज़ा को कॉल क्यों की। फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करके मामला हल करता हूँ। फिज़ा को कहता है तुम तसल्ली रखो और परेशान ना हो। इस पर फिज़ा खुश हो जाती है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करता है। उसकी माँ कहती है मुझसे आके मिलो। वो अपनी माँ को दरिया के किनारे मिलने जाता है। दोनों एक दूसरे को हाथ हिलाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी माँ फिर वही बात करती है कि फिज़ा को छोड़ दे। बासित ये बातें सुनकर मायूस हो जाता है और कहता है कि उसका फ़िज़ा के बगैर गुजारा नहीं। कहता है कि हम दोनों बेहद प्यार करते हैं एक दूसरे से और मैं फ़िज़ा के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं मान रही होती। आखिर बासित वहाँ से अपनी माँ को प्यार करके उठ जाता है। शाम को बासित, फ़िज़ा और बच्चे खाने में बैठे गपशप कर रहे होते हैं। पीछे से जमील घर पे आता है, बेल बजाता है। फ़िज़ा गेट पर जाती है तो उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। इतनी देर में बासित भी आ जाता है और वो ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं दोनों। फिर वो ये खुशी की खबर अंदर जाकर सबको सुनाते हैं। सब एक दूसरे को गले मिलते हैं। फिज़ा कहती है मैं ये बात तुरान और याले को भी बता के आती हूँ। रहमत भी बासित को मुबारकबाद देता है। पीछे से बासित के बाप की कॉल आ जाती है। वो कहता है कि मैंने मामला हल कर दिया है, अब मेरे कागजात वापस कर दे और मुझे ब्लैकमेल ना करे। लेकिन बासित कहता है अभी एक और मामला आपने हमारा हल करना है। उसका बाप उसकी सारी बातें मान लेता है। फिज़ा वापस आकर बासित को गले लगाती है और सब खुशी खुशी खाना खाने लग जाते हैं। फ़रूख और रहमत अपने कमरे में चले जाते हैं। वहाँ फ़रूख जाकर अपनी पुरानी जमा की हुई चीज़ें रहमत को दिखाता है। रहमत पहले तो कहता है कि ये क्या फजूल चीज़ें हैं, फिर वह कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, इससे हम कुछ खेल सकते हैं। दूसरी तरफ फ़खरी साहब बाइकर्स के साथ, डॉक्टर के साथ समंदर के किनारे बैठे होते हैं। वहाँ पर सब बॉन फायर कर रहे होते हैं। बाइकर्स ने उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया होता है। वो फ़खरी साहब और डॉक्टर को भी चादर ला कर देते हैं ताकि वो ठंडक से बचे रहें। फिर बाइकर्स वाले गिटार बजाने लग जाते हैं। फ़खरी साहब कहते हैं एक मिनट ठहरो, मैं गाना गाऊंगा। फिर फ़खरी साहब अपनी भद्दी सी आवाज़ में गाना गाते हैं, जिस पर डॉक्टर खुश हो जाती है। फ़खरी साहब एकदम खड़े होकर कहते हैं डॉक्टर को कि आओ थोड़ा डांस करें। बासित फ़िज़ा की हेल्प कर रहा होता है। दादी पीछे से देख लेती है, उनको शर्म आ जाती है। फ़रूख रहमत के साथ पत्थरों वाली गेम खेल रहा होता है। दादी फ़िज़ा और बासित को कहती है तुम लोग थोड़ी शर्म करो, इतना साथ क्यों खड़े हुए हो। फ़खरी साहब का गाना ख़त्म हो जाता है। सब उनके लिए तालियां बजाते हैं। इस दौरान डॉक्टर की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है, वो रोने वाली हो जाती है। इतना अच्छा टाइम गुजारना शुरू हो गए थे वो लोग। और जेल से छुटकर आ जाता है और गेट पर आकर फ़िज़ा को कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, अब ज़ैनब को बुला दो। कहती है तुम ज़ैनब को ले जाके क्या करोगे। पीछे से ज़ैनब आ जाती है। उमर ज़ैनब को कहता है कि जाओ अपने कपड़े और बैग तैयार करो। फ़िज़ा कहती है एक मिनट मेरी बात सुनो। वो उसको कमरे में ले जाती है और उससे कहती है कि तुम क्या करोगे इसको ले जाके। तुमने इससे झूठ क्यों बोला कि इसकी माँ ज़िंदा है, या तुम उसको इससे मिलाओगे, हालांकि वहाँ पर तो कोई नहीं। कहता है ये मेरा मसला है, तुम परेशान ना हो। फ़िज़ा कहती है कि तुम इसको माँ के बगैर कैसे पालोगे। उमर कहता है कि मैं गुजारा कर लूँगा। फिर फ़िज़ा उससे वादा लेती है कि वो आइंदा बुरे काम नहीं करेगा। उमर जो है वादा कर लेता है कि मैं आइंदा बुरे काम नहीं करूँगा और यहाँ से दूर चला जाऊँगा। इतने में पीछे से ज़ैनब आ जाती है। वो कहती है बाबा चलें। सब बाहर निकल के ज़ैनब से आखिरी दफ़ा मिलने लग जाते हैं। फ़िज़ा भी ज़ैनब को रोते हुए गले लगा लेती है। दादी भी ज़ैनब को गले लगाती है। उसके बाद याले उसको कहती है कि क्या तुम मुझे भूलोगी तो नहीं। ज़ैनब कहती है नहीं, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। फिर सब अफसरदा हुए होते हैं और ज़ैनब को खुदा हाफिज़ कर देते हैं। ज़ैनब उमर के साथ बाहर जाना शुरू हो जाती है। बाहर जाके ज़ैनब सबको हाथ हिला के खुदा हाफिज़ करती है। घर में वापस आकर सब अफसरदा हुए होते हैं। इस्मत पूछना शुरू कर देता है कि ज़ैनब वापस कब आएगी। सिर्फ साइमा साहिबा के घर पे कुछ लोग घर देखने आते हैं। साइमा साहिबा उनको एंटर होने से पहले वही अपनी सफाई की आदतें दोहराना शुरू कर देती हैं। सबको साफ़ करके अंदर घुसाती हैं। आखिर घर वाले कहते हैं कि ये क्या चक्कर है। फिर साइमा साहिबा उनको जूतों पे चढ़ाने वाले शॉपर भी देती हैं। वो कहते हैं और तो कुछ नहीं करना, अब अंदर आ जाएँ या नहीं आएँ। साइमा साहिबा कहती हैं नहीं, अंदर आ जाएं। फिर वो अंदर आके बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो साइमा साहिबा खुश हो जाती हैं। फिर वो लोग किचन देखना शुरू कर देते हैं। फिर फ़खरी साहब डॉक्टर के साथ बीच पर इंजॉय कर रहे होते हैं। डॉक्टर को एकदम फिर से दर्द होना शुरू हो जाती है। फ़खरी साहब अपने अंदाज में बोलते चले जाते हैं और औरत को देखते ही नहीं। फिर डॉक्टर को एकदम जब वो देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ, तबीयत ठीक है। वो कहती हैं हाँ मेरी तबीयत ठीक है।
कहती है कि कुछ खाने को लेके आओ या कोई बोर्ड देख लो जिस पे हम सफ़र कर सकें। फखरी साहब कहते हैं अच्छा मैं देख के आता हूँ। फखरी साहब दूसरी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। इतनी देर में डॉक्टर को एकदम समंदर पसंद आ जाता है और वो उसमें डूबने के लिए चल पड़ती है। वो तो चलते चलते दरमियान में आ जाती है तो फखरी साहब एकदम पलट के देखते हैं। फखरी साहब की आंखें खुली खुली रह जाती हैं। फखरी साहब चीखें मारते हुए भागना शुरू कर देते हैं ताकि वो उस औरत को बचा सकें। डॉक्टर पानी में डूब चुकी होती है। फखरी साहब तैरते हुए डॉक्टर को बचा लेते हैं और गोदी में उठा के साहिल तक ले आते हैं। डॉक्टर रोना शुरू कर देती है कि मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती, अब मुझे बहुत दर्द होता है। आप कहते हैं कि क्या हो गया, क्यों मरना चाहती हो। फखरी साहब भी रोना शुरू हो जाते हैं। साहब कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फखरी साहब अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं कि अभी अभी मेरी बीवी मरी है और अब तुम भी अगर मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मेरा क्या बनेगा। फखरी साहब की तरफ देख के कहती है क्या वाकई ही तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। फखरी साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल। फखरी साहब कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। आखिर डॉक्टर को उनकी बात समझ आ जाती है और फखरी साहब और डॉक्टर दोनों वापस आ जाते हैं। सब बच्चों को तैयार कर रही होती है। किरण इस्मत को तैयार कर रही होती है। आज फ़िज़ा ने बासित के घर वालों से मिलना होता है। दादी कहती है कि इस्मत के बाल काट दूंगी। फ़िज़ा कहती है दादी इस्मत को ना हर वक्त तंग करती रहा करें। दादी कहती है मैं तो इसके बाल काटूंगी। वो कहती है तुम्हारा शौहर किधर है। इस बात पर फ़िज़ा के चेहरे पर हंसी आ जाती है। इतने में बेल होती है, पीछे से याले आती है। वो अपना एक ड्रेस लेकर आती है और कहती है कि ये ड्रेस तुम पहन के देखो शायद तुम्हें आज आ जाए। कहती है कि फ़ारूक किधर गया है, मैं दर्जी से इसको थोड़ा छोटा करवा लूँ अपने साइज़ के हिसाब से। फ़ारूक ग्राउंड में बैठा एक चार्ट पर पत्थरों से दिल बनाकर आयशा का इंतज़ार कर रहा होता है। आयशा दूर से आती है, वो उसको देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। आयशा कहती है ये क्या है। वो कहता है कि ये एक दिल है। देखकर खुश हो जाती है। फिर वो अपनी माँ को याद करके थोड़ा अफसुदा हो जाती है कि मेरे घर पे क्या हालात हैं और फ़ारूक के घर पे लोग फिर भी एक दूसरे का ख्याल करते हैं। आयशा को कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना। आयशा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। वो बहुत खुश होकर उसे गले लगाती है। तभी तैयार हुई होती है और वो बाकियों से पूछती है कि दादी कहाँ हैं। रहमत बताता है कि दादी याले के साथ अंदर तैयार हो रही हैं। दादी एकदम बाहर निकलती हैं तो सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। दादी बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। देर में बेल होती है, दरवाजे पर बासित आया होता है। वो फ़िज़ा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर जब वो अंदर आके दादी को देखता है तो उसको कहता है कि दादी वाह क्या बात है। दादी कहती है बेटा अभी तो मैं जवान हूँ। आयला मैडम ने फ़िज़ा वालों के घर वालों के लिए बहुत सारा खाना तैयार कराया होता है और वो खुश होती है। इतनी देर में बासित का बाप आ जाता है। वो कहता है ये सब क्या है। आयला कहती है कि मैंने अपने बेटे के लिए तैयार किया है सब कुछ। नौकरानी से पूछता है कि आयला मैडम डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखती हैं। नौकरानी कहती है मुझे इतना ख़ास नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि अलमारी में रखती हैं। इतनी देर में बासित वगैरह आ जाते हैं। वो अपने बाप को देखकर इतना खुश नहीं होता और उनसे बातें करना शुरू कर देता है और उनको बातें लगाता है, लेकिन उसका बाप भी आगे से तेज़ होता है। दादी भी बीच में बोल पड़ती है और वो कहती है कि मैं कहाँ पर आके बैठूँ। बासित आके उसे कहता है कि सोफ़े पर बैठ जाएँ। तो अंदर आते ही चॉकलेट खाना शुरू कर देता है। फ़िज़ा उसे मना करती है। ये देखकर इस्मत भी कहता है चॉकलेट खाऊंगा, चॉकलेट खाऊंगा। फ़ारूक एकदम अपनी चॉकलेट अपनी जेब में छुपा लेता है और इस्मत चॉकलेट खाना शुरू कर देता है। सब कंफ्यूज हुए होते हैं और समझ नहीं आ रही होती कि क्या बात करें। इसी बात शुरू करती है और बासित के बाप को खरी खरी सुनाना शुरू कर देती है। फ़िज़ा उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन दादी काबू नहीं आ रही होती। फिर रहमत भी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन बासित कहता है कुछ नहीं होता। आखिर बासित जवाब बोलता है और कहता है कि किस तरह वक्त गुजारेगी और फ़िज़ा हमारे पास रहेगी या नहीं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो अपने बच्चों के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ ही रहूँगी। फ़िज़ा की दादी उसकी तारीफ़ करती है और कहती है कि इसने तो बासित को भी बच्चों की तरह पालना शुरू कर दिया है। बासित अपने बाप को देख के कहता है कि आपको क्या मसला है, क्या आप हर एक को तकलीफ़ देना चाहते हैं। जब फ़िज़ा की तारीफ़ करती है तो फ़िज़ा को शर्म आ जाती है और इस पर बासित भी शर्मा जाता है। मेड आके कहती है कि खाना तैयार हो गया है। सब टेबल पर पहुंच जाते हैं। वहां जाके भी किरण और फ़ारूक कंफ्यूज हुए होते हैं कि किस तरह बैठना है और किस तरह खाना शुरू करना है। तो फ़िज़ा बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं कि किस तरह क्या काम करना है और किस तरह प्लेट और छुरी कांटे इस्तेमाल करने हैं।